हेलो दोस्तों, मैं लन कुमार। हाउ टू क्रैक टेक एंड एनटेक में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं 10th क्लास की साइंस की 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील करने वाला हूं, जो 2021 के प्रथम पाली में पूछा गया है। आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पर कि ये जो साइंस की क्वेश्चन है 2021 में प्रथम पाली में पूछा गया है, और इस ऑब्जेक्टिव को मैं डिटेल्स के साथ आपके साथ डिस्क्राइब करूँगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवहन ऊतक है। तो इसमें से संवहन ऊतक को हमें नाम बताना है। तो पहला एपिडर्मिस है, दूसरा फ्लोएम है, तीसरा जाइलम है, और डी में हमारा बीएससी है। तो पहले हम देखते हैं एपिडर्मिस क्या होता है। एपिडर्मिस होता है जो हमारे त्वचा में पाया जाता है, वो एपिडर्मिस होता है। अब फ्लोएम होता है जो पौधों में भोजन के लिए जो उत्तरदायी ऊतक होता है, वो फ्लोएम होता है। और जाइलम जो होता है जो जल को वहन के लिए होता है। तो इसमें संवहनी ऊतक को खोजना था। संवहनी ऊतक क्या होता है, दो तरह का होता है, फ्लोएम और जाइलम। इस प्रकार इस फर्स्ट क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटोजवा उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। जो प्रोटोजवा है जो उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। पहला प्राशन द्वारा, विसरण द्वारा, अवशोषण द्वारा, निष्कासन द्वारा। तो चूँकि यहाँ निष्कासन है प्रोटोजवा, तो उत्सर्जी पदार्थ में बेकार पदार्थों को जो शरीर से खाने के बाद जो बेकार पदार्थ निकलते हैं, वो जो उसका निष्कासन प्रोटोजवा करता है, वो निष्कासन द्वारा करता है। तो डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, तीसरा, मनुष्य के शरीर में की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है, जो यकृत होती है। तो कैपिटल डी, ये हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिब्रम, क्रेनियम, मस्टिंग स्टेम या सेरिब्रम। तो जो शरीर का जो संतुलन बनाए रखता है वो हमारा सेरिबेलम है फर्स्ट। चलिए 5 क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का क्या कारण है। जो किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन होता है उसका क्या कारण है। पहला है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, दूसरा एस्ट्रोजन, या तीसरा थायरॉक्सिन, या चौथा में और भी दोनों। तो जो किशोरावस्था, जो 14 वर्ष की अवस्था में जो लड़कों लड़कियों में जो परिवर्तन दिखता है, जो मेनली रूप से टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के कारण दिखता है। तो इसीलिए कैपिटल डी ये हमारा ऑप्शन, इसका कैपिटल डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा के मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो जो मानव हृदय है होते हैं उसमें 4 कोष्ठ होते हैं, और ये हमारे मछली में होते हैं जो 3 कोष्ठ होते हैं। तो इस अगर मानव हृदय की बात करता है तो इसमें 4 कोष्ठ हो जाएगा। तो 6 का बॉल आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, रक्त क्या है। तो रक्त क्या है, एक ऊतक है, या कोशिका है, या पदार्थ है, या इनमें से कोई नहीं। रक्त क्या है, तो 7 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि रक्त क्या है। तो रक्त क्या है, एक संयोजी ऊतक है, पदार्थ नहीं है, न कोशिका है, क्या है, रक्त संयोजी ऊतक है। तो 7 का हो जाएगा, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था। तो ये जो जीन शब्द को किसने प्रस्तुत किया था, तो ये किए थे मेंडल, नहीं किए थे मेंडल। डार्विन तो विकासवाद सिद्धांत दिए थे, और मेंडल साहब तो अनुवांशिक सिद्धांत दिए थे। तो और जो लेमार्क थे जो जो वर्गीकरण का सिद्धांत दिए थे। लेकिन जोहान्स वर्थ थे जो जीन का संश्लेषण किए। तो प्रोफेसर जोन्स थे जो प्रयोगशाला में सबसे पहले जो जीन का संश्लेषण किए थे, इसीलिए जीन शब्द को किसने प्रस्तुत किया था, जोहानसन ने। 8 का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए और नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर में क्वेश्चन है कि तैलीय कागज़ क्या होता है। जो तैलीय कागज़ होता है वो क्या होता है। तो तैलीय का जब हमारा कागज़ ऐसे रहता है नॉर्मली तो अपारदर्शक रहता है, लेकिन जब उस पर तेल लगा देंगे ना तो दोनों तरफ दिखने लगता है। इसलिए थोड़ा कम दिखता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं दिखता है। इसलिए उसे पारदर्शक भी नहीं कर सकते, अपारदर्शक भी नहीं कर सकते, इसलिए इसे परिभाषक कह सकते हैं। जो धुंधला दिखता है उसे परिभाषक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की ऐसा इकाई क्या होती है। तो लेंस द्वारा जो उत्पन्न आवर्धन होता है उसकी इकाई क्या होती है। तो हम जानते हैं कि जो आवर्धन होता है, आवर्धन को m से डिनोट करते हैं, और ये आवर्धन होता है h2/h1 होता है, या -v/u होता है। तो इस कंडीशन में हमारा
H2OH में, तो दोनों हाइट का है, तो हाइट का लेंथ होता है मीटर, मीटर बाई मीटर, तो कट जाएगा, तो इस तरह मात्रक विहीन हो जाएगा। इसलिए लेंस के आवर्धन का कोई मात्रक होता नहीं है, इसलिए 10 का डी हो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होता है। तो प्रकाश की चाल होता है जो विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। यस, क्योंकि प्रकाश होता है जो माध्यम पर डिपेंड करता है। अगर निर्वात की बात करें तो 3 लाख मीटर पर सेकंड होता है। अगर हम जल की बात करें तो उसमें 2.5 गुने 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और जब हम बात करते हैं अपने कांच का, तो कांच में और चाल कम जाता है। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा 11 का बी करेक्ट आंसर। चलिए 12 में चलते हैं। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है। तो जो वायु में प्रकाश की चाल होती है निर्वात की अपेक्षा क्या होगा, कम ही होगा, क्योंकि निर्वात में कोई भी प्रकाश को रोकने वाला नहीं होता है। तो इसीलिए निर्वात में प्रकाश का जो चाल होती है जो सबसे ज़्यादा होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। इसलिए वायु में चूँकि हवा रहता है तो हवा में धूल पार्टिकल्स रहता है, पार्टिकल्स वगैरह जो प्रकाश को प्रतिरोध करता है थोड़ा, इसीलिए थोड़ा चाल कम जाता है। लेकिन वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा इसीलिए थोड़ा कम जाएगा। 12 का एप्पल हो जाएगा, ए हो जाएगा। 13 देखते हैं। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो जो हमारा लेंस होता है उसमें मुख्य फोकस संख्या 2 होती है, इसलिए 13 का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। लेकिन यही बात जब हम करेंगे दर्पण के, तो दर्पण में जो फोकस होती है जो एक ही होती है। अगर यहाँ दर्पण बोलता तो आंसर 13 का ए हो जाता, लेकिन यहाँ चूँकि लेंस बोल रहा है तो लेंस में दोनों तरफ होता है, तो इसीलिए 13 का बी हो जाएगा। चलिए 14 देखते हैं। विद्युत का अच्छा चालक क्या है। तो विद्युत का सबसे चालक है वो हमारा सबसे अच्छा चालक चांदी है। लकड़ी तो चालन करता नहीं है, प्लास्टिक कर ही नहीं सकता, कार्बन थोड़ा करता है लेकिन उतना अच्छा नहीं है जितना कि चांदी है। चलिए 15 देखते हैं। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। जो शुष्क सेल होता है ना उसमें जो ऋण इलेक्ट्रोड किससे बना होता है, तो ऋण इलेक्ट्रॉन हमेशा कार्बन को बनाया जाता है, और इसमें धन इलेक्ट्रॉन बना रहेगा जस्ता का। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन है कि 1 जूल बराबर कितना कैलोरी होता है। तो 1 जूल की बात करते हैं तो इसमें 0.24 कैलोरी होता है, तो इसलिए 16 का ए विकल्प सही हो जाएगा। अगर बात करें कि 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, तो 1 कैलोरी में 4.18 अर्थात 4.2 जूल होता है। इसको भी आप याद कर लीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन है। बुझा हुआ चूना क्या है, या बुझा हुआ चूना का क्या सूत्र होता है। तो जो बुझा हुआ चूना होता है ना उसका सूत्र Ca/H2 होता है, तो इसलिए 17 का ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अगर यही बात करता अनबुझा चूना, अनबुझा का मतलब होता है बिना भींगा हुआ, अब बुझा मतलब होता है भींगा हुआ। तो अनबुझा की बात करेगा तो उसका सूत्र हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। 17 के बी हो जाएगा अगर अनबुझा पूछेगा तब। लेकिन यहाँ बुझा हुआ चूना पूछा है इसलिए इसका करेक्ट आंसर 17 का ए हो जाएगा। चलिए 18 में देखते हैं। 18 में कहता है कि निम्न में से कौन भस्म नहीं है। भस्म का मतलब क्षार होता है, तो इसमें बताना है हमें कि क्या भस्म नहीं है, कौन भस्म नहीं है। पहला कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड चूँकि कैल्शियम धातु है तो धातु के ऑक्साइड हमेशा क्षारीय होते हैं, तो इसलिए ये तो भस्म है। दूसरा है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड है जो एक लवण है, जैसे हमारा नमक सोडियम क्लोराइड है, तो ये है जो क्षार न है, ये न तो अम्ल है, यह एक लवण है। तो इस तरह इसमें ये भस्म नहीं हो सकता, इसलिए 18 के बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि NaOH सोडियम के भी ऑक्साइड है तो ये भी क्षारीय होगा। N2CO3 ये भी सोडियम कार्बोनेट है, ये भी क्षारीय होगा, तो इसलिए करेक्ट आंसर 18 के बी हो गया। 19 जस्ता किसका यश है। तो जो जस्ता होता है ना वो हमारा जिंक ब्लेंड का अयस्क होता है, क्योंकि सिनेबार है जो पारा का अयस्क है, बॉक्साइट है जो एल्युमिनियम का अयस्क है, और सोडियम क्लोराइड होता है जिसमें हमारा सोडियम पाया जाता है। तो इसलिए 19 का जो करेक्ट आंसर जिंक ब्लेंड हो जाएगा। जिंक ब्लेंड का सूत्र होता है ZnS। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकन क्या है। तो जो हमारा सिलिकन जो होता है वो एक धातु नहीं होता है ना अधातु होता है, वो एक उपधातु होता है। उपधातु के इंग्लिश में मेटोलाइट कहते हैं, क्योंकि सिलिकन की जो परमाणु संख्या 14 होती है, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 8 4 आएगा, तो जिसका अंत में 4 इलेक्ट्रॉन हो वो उपधातु की तरह बिहेव करता है, तो सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए 21 देखते हैं। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है। तो जो एल्कोहल होता है उसमें हमारा एल्कोहल का जो सूत्र होता है C2H5OH होता है। C2H5OH
H5 और OH होता है। तो इसमें कहीं भी हमें नाइट्रोजन नहीं दिख रहा है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो एल्कोहल है जो इसमें नाइट्रोजन नहीं होता है, तो ये हो जाएगा डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें C2 है, कार्बन है, इसमें ऑक्सीजन O भी है, उसके बाद हाइड्रोजन भी है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मेथनोइक अम्ल क्या है? तो जो मेथनोइक अम्ल होता है ना, वो हमारा एक फॉर्मिक एसिड होता है। और फॉर्मिक एसिड का जो सूत्र होता है CHHCOOH होता है, OOH, ये फॉर्मिक एसिड का सूत्र होता है। तो ये हमारा जो मेथनोइक अम्ल होता है उसे फॉर्मिक एसिड कहा जाता है, इसीलिए 22 का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यही बात करता एसिटिक एसिड का, तो उसका सूत्र हो जाता C2H5OOH हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? स्वपोषी मतलब जो खुद अपना भोजन बनाते हैं उसे स्वपोषी कहा जाता है। तो स्वपोषी के लिए क्या आवश्यक होगा? तो स्वपोषी के लिए सबसे पहले उसमें क्लोरोफिल होना चाहिए, ताकि पौधों में क्लोरोफिल से वो अपना स्वतः भोजन बना सके। उसके बाद वो प्रकाश संश्लेषण के समय कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सूर्य प्रकाश का भी प्रयोग करते हैं, इसलिए डी का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 23 का। 24 है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में, या लाल रक्तकण में, या वर्णी में, या श्वेत रक्तकण में। तो जो हमारा मैग्नीशियम होता है वो हमेशा क्लोरोफिल में पाया जाता है, इसलिए 24 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो इसमें हमें खोजना है कि कौन है जो पादप हार्मोन नहीं है। पहला है एथिलीन, दूसरा है साइटोकाइनिन, तीसरा ऑक्सीन और चौथा है जो ऑक्सीटोसिन है। तो ये सब हमारा है जो एथिलीन है जो पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन भी है, ऑक्सीन भी है, लेकिन ऑक्सीटोसिन है जो है पादप हार्मोन नहीं है, इसलिए 25 का ये हो जाएगा डी। फूल में नर प्रजनन अंग है, तो फूल में हमें बताना है कि कौन है जो नर प्रजनन अंग है। तो पहला पुंकेसर, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। तो इसमें जो नर प्रजनन अंग है जो पुंकेसर होता है, बाकी जो अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका, ये सब स्त्रीकेसर के पार्ट हैं। स्त्रीकेसर में सबसे पहले अंडाशय होता है, अंडाशिका, और वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होता है। लेकिन जो पुंकेसर होता है जिसमें पुरुष होता है उसमें पुंकेसर पाया जाता है, इसलिए 26 के ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 27, निम्न से किसमें द्विखंडन नहीं होता है? बताना है हमें कि किसमें द्विखंडन नहीं होता है। तो पहला अमीमा तो वो 2 भाग में अपने आप को बांट देता है शरीर के, और विखंडन हो जाता है। उसके बाद ईस्ट है, उसका परविशियन एविलिना है। तो इसमें जो हमारा सबसे जो द्विखंडन नहीं होता है जो ईस्ट में नहीं होता है। ईस्ट क्या होता है? एक तरह से मुकुलन करता है, इसमें अपने आप को, जैसे पैर छोपने पे फूट जाता है ना, उसी को मुकुलन बोला जाता है। तो ईस्ट में हमेशा मुकुलन होता है। चलिए 28 नंबर देखते हैं आंसर। क्वेश्चन 28 का है, परिस्थिति तंत्र की ऊर्जा क्या होती है? तो जो परिस्थिति तंत्र होता है उसकी जो ऊर्जा होती है ना, परिस्थिति तंत्र हमें क्या किससे मिलकर बना है? जो पेड़ पौधों से मिलकर बना है। पेड़ पौधा जो भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं, इसीलिए परिस्थिति तंत्र की जो ऊर्जा हो जाएगी सूर्य की प्रकाश हो जाएगी, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 का, निम्न में से किसे अनुवांशिक का पिता कहा जाता है? तो अनुवांशिक अगर उस पिता कहा जाता है वो कहा जाता है ग्रेग मेंडल का। तो ग्रेग मेंडल हमारे साहब थे जो अनुवांशिक के पिता इसीलिए कहे जाते हैं क्योंकि ग्रेग मेंडल इसमें तो दिया नहीं है, दिया है 29 का हमारा क्या हो जाएगा? इनमें से किसे अनुवांशिक का पिता कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन एक है जो जैसे विकासवाद का पिता बोला जाता है, ग्रेग मेंडल है जैसे अनुवांशिक का पिता बोला जाता है, लामार्क को वर्गीकरण का पिता बोला जाता है। तो 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो हरे पौधे हमेशा वो उत्पादक कहलाते हैं, क्योंकि हरे पौधे में क्या होता है, वो प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अपना भोजन खुद बना लेते हैं, तो इसीलिए उन्हें उत्पादक बोला जाता है, इसलिए 30 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो जो नर युग्मक होते हैं उसमें गुणसूत्रों की टोटल संख्या का अगर बात करें तो 46 होती है, और चूँकि जोड़ों के रूप में कितना हो जाएगा तो 2 से भागा देंगे तो 23 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर, ओजोन की परत कहाँ पाई जाती है? तो जो ओजोन की जो परत पाई जाती है वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, इसे हिंदी में कहते हैं
क्षोभ मंडल, तो 32 का ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। बाकी जो एक्सोस्फीयर है, जो हमारा सबसे लास्ट का जो ओजोन मंडल परत होता है ना, वो एक्सोस्फीयर होता है। उसके बाद आइनोस्फीयर होता है। आइनोस्फीयर है लास्ट के सेकंड, जो लास्ट होता है वो आइनोस्फीयर होता है। इसमें हमारा जितना भी टीवी और एयरक्राफ्ट वगैरह, ये सब जितने भी नेटवर्क और ये रेडियो वगैरह चलता है, सब आइनोस्फीयर में चलता है। चलिए हम देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो जो दाढ़ी बनाने के लिए हमेशा जो प्रयोग करते हैं, जो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण से हमें वस्तु छोटा छोटा दिखाई देता है और समतल से तो समान आकार के दिखाई देता है। लेकिन जो अवतल दर्पण होता है, जो माथा में एक छोटा भी केस रहेगा उसको बड़ा दिखाई देगा, इसलिए आसानी से उसे काटने वाला का पता चल जाएगा। इसलिए अवतल दर्पण हमेशा यूज करते हैं दाढ़ी बनाने के लिए। चलिए देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग की किरण का विचलन सबसे अधिक होता है। तो जो हमारा जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरता है, तो उस समय बताना है कि कौन सी किरण का विचलन सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे जो ज़्यादा की विचलन होता है वो बैंगनी रंग का होता है, और सबसे जो कम विचलन होता है वो लाल रंग का होता है। तो ये जो 34 का जो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। और इसका जो सूत्र होता है बैजानी हप्पी नाना, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो बैजानी, तो बैगनी सबसे पहले आ रहा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा विचलन बैगनी का होगा। हापी नाला, तो लाल लास्ट में जा रहा है, इसलिए सबसे कम विचलन लाल का होगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 कहता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो जब समतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी हमें बताना है क्या होती है। तो फोकस दूरी बराबर क्या होता है, 1/f होता है। तो फोकस जो होता है समतल दर्पण की फोकस दूरी जो नहीं, हम फोकस बराबर होता है 1/p होता है। तो हम जानते हैं कि समतल दर्पण की जो डायोप्टर होती है, पावर होती है, जो जीरो होती है, तो जब डायोप्टर जीरो हो जाएगा तब इसका फोकस दूरी अनंत हो जाएगा। इसलिए 35 के एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार के बने। तो अगर अवतल दर्पण में हम उस पोजीशन को खोजना है जहाँ पर हमारा प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और समान आकार के बन रहा है, तो इस तरह की जो पोजीशन पाई जाती है वो वक्रता केंद्र पर पाई जाती है, डेट इज सी पर पाई जाती है। जब हम किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, लेकिन उल्टा बनता है और समान आकार के बनता है। तो इस 36 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 37 से तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है। तो जो तारा जो टिमटिमाता है हमारे आकाश में, उसका हमें कारण बताना है कि क्या कारण से टिमटिमाता है। तो हम जानते हैं कि वायुमंडल हमारा है, एटमॉस्फेयर है, उसमें एयर का बहुत सारा लेयर है। हमारा जो नीचे का जो पृथ्वी के करीब का जो एयर का जो लेयर है, जो मोर डेंसिटी वाला है, भारी भारी गैसें पाई जाती है। जब ऊपर जाते जाते हैं तो और हल्के हल्के गैसें पाई जाती है। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है जो बहुत हल्का होता है। तो इस तरह के कई माध्यम से जब गुजरता है तो प्रकाश का क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। इसलिए इस तारे का टिमटिमाने का जो रियल कारण है 37 के सी हो जाएगा, वायुमंडल में अपवर्तन। अब देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब मानव नेत्र आँख से किसी वस्तु को देखता है तो वो आँख पर कितने सेकंड के लिए टिकता है। तो ऐसे तो आँख पर वो टिकने का जो सेकंड होता है जो 1/10 सेकंड होता है, वो आँख पर 1/10 सेकंड तक रहता है ऐसे। लेकिन इसमें क्या है कि एक रहता है कान से सुनने का, एक रहता है आँख से देखने का। तो मेनली रूप से जो कान पर सुनते हैं किसी चीज़ को तो 1/10 सेकंड तक रहता है, लेकिन आँख से जब देखते हैं तो 1/16 सेकंड तक रहता है। तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 39 उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। इसमें बताना है कि जो उत्तल दर्पण होता है उससे हमारा जो बना प्रतिबिंब क्या होगा। तो उत्तल दर्पण से जो हमेशा प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा तो रहता है लेकिन हमेशा छोटा रहता है, क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है। वो जो प्रतिबिंब बनता है कभी भी वास्तविक नहीं होता, हमेशा वो रहता है सीधा रहता है। तो वो क्या होगा, छोटा होगा और आभासी प्रतिबिंब होगा। तो इसलिए 39 के सी करेक्ट आंसर। 40 देखते हैं, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। इसमें बताना है हमें कि अवतल लेंस का जो आवर्धन एम जो होता है वो क्या होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन V/U होता है। अगर यही बोलता कि
उत्तर दर्पण का आवर्धन क्या होता था, दर्पण का आवर्धन माइनस वी बटे यू होता है, लेकिन जबकि लेंस का आवर्धन प्लस में वी बटे यू होता है, इसलिए 40 का एक करेक्ट आंसर है। 41 देखते हैं, 1 मिली एंगस्टन बराबर होता है, तो 1 मिली एंगस्टन में हमको बताना है कि कितने बराबर होता है। तो देखिए सबसे पहले हमें पता है कि 1 एंगस्टन में हमारा 10⁻⁻10 मीटर होता है, तो इसीलिए जब 1 एंगस्टन की बात करेंगे तो ये हमारा 10⁻⁻3 10, और ये हमारा माइक्रो वाला कट गया -6, तो 6 और ये हमारा कटेगा तो कितना बच जाएगा, माइनस लगभग, ये जब कटेगा तो -3 के आ जाएगा, तो इस तरह हमारा 41 के एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 देखते हैं, डीजल का उपयोग होता है, तो डीजल जो होता है मूल रूप से कहाँ प्रयोग करते हैं, तो भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में, विद्युत उत्पादन में, तो ये हमारा डीजल होता है जो लगभग सभी जगह प्रयोग होते हैं, इसलिए 42 का डी हो जाएगा। क्योंकि जितना भी हमारा ट्रक वगैरह हो गया सब में डीजल प्रयोग होता है, क्योंकि ये डीजल होता है जो भारी भारी भरकम जितने भी गाड़ी है सब में प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सौर सेल और सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है, जो हमारा सौर प्लेट लगा होता है वो किस ऊर्जा का किस ऊर्जा में रूपांतरण करता है, तो ये क्या करता है, सौर ऊर्जा रहता है उसको विद्युत ऊर्जा में बदलता है, इसीलिए हम इस इलेक्ट्रिक बल्ब को इस जला पाते हैं अगर सौर प्लेट लगा हो तो। 43 का डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 44, सोना की परमाणु संख्या कितनी होती है, जो सोना होती है जिसका फार्मूला होता है Au, उसका जो परमाणु संख्या होता है जो 89 दैट इज 89 होती है, तो इसका 44 का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 इनमें से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, हमें बताना है कि ऑक्सीकरण क्रिया कौन नहीं है। तो सबसे पहले जान लेते हैं ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, तो ऐसा दहन जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है या जिसमें हाइड्रोजन का वियोजन होता है वो ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ये हमारा जो 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अवक्षेपण, अवक्षेपण इसमें क्या है कि ऑक्सीकरण नहीं है, बाकी जो दहन में ऑक्सीजन दहन किसी चीज़ को कैसे होगा, कैसे चलेगा, जब ऑक्सीजन का संयोग होगा। श्वसन, जब हम सांस लेते हैं तो उसमें भी ऑक्सीजन आ जाता है। भोजन जब पचता है तो बिना ऑक्सीजन के कैसे पच सकता है, इसलिए तीनों में ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, इसलिए ABC ऑक्सीकरण हो जाएगा। डी अवक्षेपण में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। अवक्षेपण का मतलब होता है किसी सॉलिड पार्टिकल्स का जमना, जैसे हमारा विलियन रहता है उसमें सॉलिड पार्टिकल रहता है वो जम जाता है, नीचे जाके बैठ जाता है तली में, उसी को अवक्षेपण बोला जाता है, इसलिए 45 का डी करेक्ट आंसर। 46, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, तो जो हमारा ऑक्सीजन होता है उसकी परमाणु संख्या 8 होती है, और जब इसको हम निकालते हैं तो इसकी जो संयोजकता पाई जाती है 2 और 6, तो इसको अष्टक की प्राप्ति के लिए हमारा 6 है तो उसको 2 गाँव अगर मिल जाता है तो उसको अष्टक की प्राप्ति हो जाता है, इसीलिए इसकी जो संयोजकता हो जाएगी उसको 2 हो जाएगी, इसलिए 46 का सी करेक्ट आंसर। 47, समझिए वर्षा के जल का pH मान क्या होता है। अगर हम वर्षा के pH मान का बात करें तो इसका जो जल का जो pH मान होता है हमारे वर्षा का वो हमेशा 7 से कम होता है, तो 7 से भी कम होता है, तो इसमें तो सब 7 से लगभग कम है ABC में, लेकिन इसमें हमें देखना है कि 5.6 पे भी कम होता है, तभी तो ये ताजमहल को इतना ज़्यादा क्षति पहुंचा रहा है, इसलिए जो 47 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो जो हमारा चींटी का जो डंक मारता है जो उसमें जो मेन रूप से जो पाया जाता है मेथनोइक एसिड पाया जाता है, जिसे कहते हैं साइंटिफिक अगर बात करें तो इसे UPSC नेम होता है फॉर्मिक एसिड, इसलिए 48 के सी करेक्ट आंसर। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षण का प्रयोग किया जाता है, जब हम विद्युत चुम्बक बनाते हैं तो कौन से पदार्थ का प्रयोग करेंगे, एक होता है हमारा अस्थाई चुंबक, एक होता है विद्युत चुंबक। तो अस्थाई चुंबक मूल रूप से हमारा इस्पात का बना रहता है, कोबाल्ट का बना रहता है, लेकिन जब हमें विद्युत चुंबक बनाना हो जैसे मोटर को चलाने के लिए या पंखा को चलाने के लिए, तो उसको जब विद्युत चुंबक बनाना हो तो नर्म लोहे का प्रयोग करते हैं, नर्म लोहे के क्रोड का प्रयोग करते हैं, इसलिए 49 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है, कहता है जब कोई चालक है, जब कोई तार है अगर हम उसे किसी तार से कनेक्ट कर दे, इलेक्ट्रिक से कनेक्ट कर दे, तो उसमें विद्युत का चालन करने के लिए सबसे पहले क्या फ्लो होगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होगा, तभी उसमें विद्युत का चालन हो पाएगा। अगर मान लीजिए लकड़ी से कनेक्ट कर देते हैं तो लकड़ी में तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा नहीं, तो इसलिए विद्युत का चालन नहीं होगा, इसलिए अगर विद्युत प्रवाहित होता है तो गतिशील कण क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन होगा मात्र। 50 का डी करेक्ट। ओम का नियम क्या है, तो हमें बताना है कि जो ओम का नियम होता है V = IR,
उसी को हमें बताना है कि क्या होता है। तो ओम का नियम बस सिंपली वी बराबर आई आर होता है, तो सब जानता है वी प्रोपोर्शनल आई होता है। फिर हम प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं, इसलिए आई इसमें आर आ जाएगा कांस्टेंट, इसलिए 51 का एक करेक्ट आंसर। 52 कहता है विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है। जो विभवांतर होता है जिसे वी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू कहते हैं, जूल पाई कूलाम, उसका जो मात्रक होता है जो वोल्ट होता है। तो इस तरह 52 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। तो जो आमीटर जिसे हम चेक करते हैं क्या, विद्युत धारा चेक करते हैं, तो उसका जो आमीटर का जो प्रतिरोध लिया जाता है ना, बहुत ही कम लिया जाता है। इसमें शंट का प्रयोग किया जाता है। एक शंट होता है जो बहुत ही कम प्रतिरोध वाला उपकरण होता है, इसलिए अमीटर के हम सीरीज में हम एक शंट जोड़ देते हैं जो हमारा बहुत ही कम प्रतिरोध वाला होता है, जो इस जो मैक्सिमम धारा को रीडिंग को हमें प्रदान करता है जब हम अमीटर से रीडिंग लेते हैं। तो इस तरह हम अमीटर का जो प्रतिरोध होगा बहुत कम होगा, बहुत छोटा होगा। जब यही बात करेगा वोल्टमीटर का प्रतिरोध का, तो वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है जो अनंत हो जाता है। चलिए देखते हैं 54 विद्युत बल्ब का फिलामेंट में से कौन से धातु का बना होता है। तो जो विद्युत बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट में उससे जो बनाया जाता है ना, वो टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि टंगस्टन हमारा होता है जो हाई टेम्परेचर पर भी नहीं गलता है, लगभग 3000 3400 3500 टेम्परेचर इसे रेसिस्ट कर सकता है। तो इसलिए 54 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन है कि रियोस्ट का क्या उद्देश्य है। जो रियोस्ट होता है उसका क्या उद्देश्य होता है। पहला है कि धारा का परिणाम में वृद्धि करना, दूसरा है कि धारा के परिणाम में कमी करना, या धारा के परिणाम में वृद्धि या कमी करना, इनमें से कोई नहीं। तो जो रियोस्ट होता है ना, उससे हम धारा को घटाने या बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं, दोनों उपयोग के लिए करते हैं। तो इसीलिए 55 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो जो विद्युत आवेश होता है ना, उसका जो आवेश ऐसा मात्रक होता है जो कूलम्ब होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि आवेश बराबर क्या होता है, क्यू और आई टी होता है। तो इस तरह हमारा विद्युत आवेश को क्यू से डिनोट करते हैं और इसका ऐसा मात्रक कूलम्ब होता है, इसलिए 56 के डी करेक्ट आंसर। 57 ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन आयन बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो हमें बताना है कि ऐसे तत्व जो अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं, तो ये मिलने रूप से क्या होते हैं, धातु होते हैं। क्योंकि धातु मान लीजिए सोडियम ले लेते हैं जिसका परमाणु संख्या 11 होता है, तो 2 8 1, तो ये क्या है, एक अष्टक की प्राप्ति के लिए क्या करेगा, हमेशा चाहेगा कि हम इलेक्ट्रॉन को त्याग ही दें, क्योंकि इसे अष्टक की प्राप्ति के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ही नहीं सकता, इसीलिए ये त्याग सिर्फ करेगा जो, तो इसलिए जो त्याग करेगा हमेशा धातु करेगा, इसलिए हमारा 57 के बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 58 लोहे पर जंग लेपित करने की क्रिया क्या कहते हैं। अगर हमें लोहे को जंग से बचाना हो तो उसको पर हमें एक लेपन किया जाता है। तो उस लेपन जो किया जाता है वो जिंक का बना होता है और उसे हम क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं, जिसे हम जस्तीकरण भी कहते हैं, इसलिए 58 के सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 59 कहता है निम्न में से कौन सी ससंयोजी यौगिक है। ससंयोजी यौगिक ऐसा यौगिक होता है जो धातु और अधातुओं के एक शेयरिंग से के इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से बनता है। तो इस तरह हम इसमें देख सकते हैं कि इसमें कौन सा संयोजी यौगिक है। पहला हमारा क्या है, धातु NCl। तो NCl क्या है, एक हमारा धातु अधातु है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफॉर्मिंग से बना है, तो इसलिए हमारा ये लवण हो जाएगा और ये संयोजी नहीं होगा। दूसरा भी है जो इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र से बना है, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा, क्लोरीन भी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये अष्टक की प्राप्ति हो जाएगा। तो एक तरह के ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन जब हम कार्बन और हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इसमें कार्बन को चाहिए अष्टक प्राप्ति के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को भी 4 चाहिए, तो एक दूसरे से क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, इसलिए हमारा जो 59 का जो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, CH4 हो जाएगा सहसंयोजी यौगिक। जैसे भी कार्बन हाइड्रोजन जो होते हैं जितने भी सब सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। चलिए 60 देखते हैं, आभूषण बनाने वाला सोना क्या होता है। तो आभूषण बनाने वाले सोने का जो करेक्ट मान होता है, जो मूल्य रूप से जो शुद्ध सोना होता है उसका करेक्ट मान होता है 24 कैरेट। लेकिन जब सोनार लोग बनाता है तो उसमें बहुत सारा तांबा जस्ता इस समन ब्रास वगैरह मिला देता है कठोर होने के लिए, तब उसका करेक्ट मान कैरेट जो मान होता है 22 या 18 पहुँच जाता है। इसलिए अगर शुद्ध सोना की बात करें तो उसका करेक्ट मान 24 होता है, इसलिए 60 का एक करेक्ट हो जाएगा। 61 देखते हैं, इनमें से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है। उत्कृष्ट तत्व किसे कहते हैं, ऐसा तत्व जो
किसी से भी रिएक्शन ना कर सके। ऐसे तत्व हमारे जितने भी गैस, इनर्ट गैस हो गया, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, रेडन, ये सब हमारे उत्कृष्ट गैस है। तो इस तरह 61 का हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, आर्गन। आर्गन क्या है? क्या अक्रिय या इनर्ट गैस है, जिसे हम उत्कृष्ट तत्व भी कहते हैं। चलिए देखते हैं 62, ताम्र और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 62, तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो जो हमारा तांबा और टीन के जो मिश्र धातु होता है ना, उससे हम कांसा कहते हैं, कांसा कहते हैं। और तांबा अगर जिंक रहता तो उसके मिश्र धातु को हम पित्तल कहते हैं। तो अगर यहाँ पूछता ताम्र और जिंक, तब यहाँ हमारा बी आंसर हो जाता करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, प्लास्टर और पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जो हमारा प्लास्टर और पेरिस, जिसका प्रयोग हम हड्डी को टूटने पर उसको लगाने में प्रयोग करते हैं, तो उसका सूत्र बताना क्या होता है। तो उसका जो सूत्र होता है CaSO4 हाफ इंटू H2 होता है। तो 63 के बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं। तो जो अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करता है तो हमेशा क्या बनाता है, वो हमेशा लवण बनाता है। तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं लवण। तो हो जाएगा 64 का सी करेक्ट आंसर। 65 का श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या होते हैं। तो जो हमारा श्वसन होता है उसका जो हमको अंतिम उत्पाद बताना है, क्या निकलता है उसमें श्वसन के लास्ट में। तो जब हम लोग श्वसन करते हैं तो सबसे पहले क्या निकलता है उसमें, जब छोड़ते हैं तो CO2 निकलता है। तो इस तरह हमारा CO2 हो गया। उसके बाद उसमें जल भी थोड़ा निकलता है हमारे, मान लें कि जब हमारा नीचे हमारा अंग होता है उसके थ्रू हमारा जल निकलता है, उसके बाद ऊर्जा भी निकलता है। तो इस तरह श्वसन के जो अंतिम उत्पाद हो जाएगा डी हो जाएगा, CO2 H2 और ऊर्जा होता है। 66, दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या बोला जाता है। जो हमारा दांत होता है, जो सबसे ऊपरी जो उसकी परत होती है उसे इनेमल बोला जाता है। अगर हमारे पूछा कि सबसे हमारे शरीर का सबसे हार्ड अगर कोई पदार्थ है, अंग है, तो हमारा इनेमल होता है। जो दांत के सबसे ऊपर का जो परत होता है उसको इनेमल बोला जाता है, जो बहुत ही हार्ड होता है। 67 इनेमल भी। उसके बाद मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है। 67 है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है। तो मानव आहार नाल का सबसे जो लंबा जो अंग होता है या भाग होता है वो छोटी आंत होता है। नाम इसका छोटी आंत है लेकिन बड़ी आंत से भी बड़ा होता है। चलिए देखते हैं 68, परागन निम्न से किसके अंदर अंदर बनते हैं। तो जो परागन होता है बताना है कि किसके अंदर बनता है। तो परागन होता है जो पराग कोश के अंदर बनता है। तो 68 का ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। 69 के चालनी नलिकाएँ पाई जाती है। चालनी नलिकाएँ कहाँ पाई जाती है। तो जो हमारा चालनी नलिकाएँ होती है जो हमेशा फ्लोएम में पाई जाती है। तो यह हो जाएगा 69 का सी करेक्ट आंसर। 70 है कि RBC की जीवन अवधि कितना होती है। जो रेड ब्लड जो कोशिका होता है ना, उसका हमारा बताना है कि उसकी आयु कितनी होती है। तो उसकी आयु 120 दिन होती है। हाँ। फिर 71 हमारा मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है। तो मानव शरीर का जो सबसे लंबी जो कोशिका होती है, जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है, और इसी तंत्रिका तंत्र में हमारा न्यूरॉन पाया जाता है। इसलिए 71 का क्या आंसर हो जाएगा सी। 72 अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु हमारा जो होता है वो कहाँ निषेचित होता है। तो अंडाणु हमेशा फैलेपियन नलिका में निषेचित होता है। 72 73 देखते हैं वनस्पति तेलों में होती है। जो हमारा पौधों से वनस्पति से जो हमारा तेल प्राप्त होता है उसमें क्या मेनली रूप से होता है। तो उसमें मेनली रूप से क्या होता है, लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला पाई जाती है। इसलिए 73 की बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 74 देखते हैं ब्यूटेन के कितने समूह होते हैं। जो ब्यूटेन होते हैं उसके कितने समूह पाए जाते हैं। तो हमें देखना है कि ब्यूटेन, तो एक होता है नॉर्मल ब्यूटेन, एक आइसो ब्यूटेन होता है। तो इसीलिए ब्यूटेन के हमारा होता है 2 समूह। अगर पेंटेन की बात करेगा तो 3 समूह हो जाएगा। समूह किसे कहते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर जिसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, ऐसा कॉमन कंपाउंड कार्बनिक यौगिक जिसका सूत्र सेम होता है। जैसे हमारा CH4 होती है, C4H10 हो गया, तो ये ब्यूटेन हो गया। तो ब्यूटेन का फार्मूला सेम रहेगा, लेकिन उसको हमको फार्मूला को स्ट्रक्चर करने का, लिखने का जो ढंग रहेगा, बनाने का थोड़ा अलग रहेगा। मिथाइल ग्रुप इधर उधर चेंज होता है, इसलिए समूह हमें प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं 75 मेंडलीव के बाद सारणी निम्न से तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था। जब हमारे मेंडलीव साहब वर्गीकरण के लिए आवर्त सारणी जो तैयार किए थे, तो उनका जो वर्गीकरण का जो आधार था ना, वो हमारा परमाणु द्रव्यमान था मेंडलीव का।
तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 का डी हो जाएगा। लेकिन यही अगर बात करें मोस्लेम साहब के, तो मोस्लेम साहब का जो मेंडलीव का मोस्लेम साहब के जो आवाज़ सानी के जो आधार था वो परमाणु संख्या था। तो इसलिए अगर आप मोस्ले साहब यहाँ पूछे तो 75 के सी हो जाएगा। लेकिन अगर आप मेंडलीव जी पूछे तो परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। अगर 76 देखते हैं, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या का अनुपात कितना होगा, परमाणुओं की संख्या का अनुपात कितना होगा। तो ये जो अमोनिया का जो सूत्र होता है ना NH3 होता है। तो जब हमारा यहाँ NH3 लिखते हैं तो यहाँ N का कितना परमाणु हो गया, N का हमारा जो परमाणु हो गया ये हमारा 1 यहाँ हमारा 1 गो मिल गया N का, और हमारा नाइट्रोजन हाइड्रोजन का 3 गो मिल गया। तो इस तरह अगर हम बात करें सबसे पहले नाइट्रोजन हाइड्रोजन का अनुपात 1:3 हो जाएगा। तो इसलिए परमाणु की जो संख्या का अनुपात 75 के डी हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 77 है कि निम्न में कौन कमरे के तापमान पर द्रव में रहता है। पहला इथेन, इथाइन, इथेनॉल, इथेनॉल, मीथेन। तो हमें इसमें बताना है कि कमरे के ताप पर कौन हमें द्रव में मिलता है। तो ये हमारा इथेनॉल करेक्ट आंसर हो जाएगा 77 का। ये हमें देखने को मिलता है शराब में। अगर शराब हमारा होता है उसमें शराब में क्या होता है, शराब होता है जिसमें इथेनॉल रहता है, वो हमेशा लिक्विड में कमरे ताप पर पाया जाता है। सिरका में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, जो सिरका में हमेशा एसिटिक एसिड पाया जाता है जिसका सूत्र होता है CH3COOH। तो ये हमारा 78 का डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कार्बन के अप्रूव कितने होते हैं या कौन है। तो हमारा कार्बन के जो अप्रूव पाए जाते हैं, ग्रेफाइट और हीरा हमारा कार्बन के अप्रूव होता है। एक आता आ गया है C16, हमारा फ्लोरीन आ गया, इसलिए कार्बन का 3 अप्रूव हो गया, ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन, इसलिए 79 का डी करेक्ट आंसर। 80 एक अणु परमाणु विभिन्न संरचना सूत्र वाले अभी क्या कहते हैं। इससे पहले अभी हम बताए थे कि जो हमारा जो समवायु होता है जिसके अणुसूत्र सेम होता है लेकिन उसके स्ट्रक्चर संरचना डिफरेंट होता है, इसलिए उसे समवायु कहा जाता है। तो 80 के ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्यूटेन का 2 समवायु पाया जाता है, पेंटेन का 3 समवायु पाया जाता है। चलिए इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।